लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन को अच्छे से समझ लिया है भाई, ठीक है। न्यूट्रिशन को हमने बहुत अच्छे से समझ भी लिया है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था कि हम लोग रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं कि मतलब किसका, ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हैं फॉर व्हाट, फॉर कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन इज व्हाट, रेस्पिरेशन इज अ process in which oxidation of food is taken place and formation of energy happens, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड फॉर दिस ऑक्सीडेशन, ये इस ऑक्सीडेशन के लिए व्हाट वी नीड ऑक्सीजन। और कहाँ पे हो रहा है ये, तो ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है ये थ्रू आउट द बॉडी हो रही है, ठीक है। और नॉट ओनली इन ह्यूमन, किसी भी एनिमल की बात कर सकते हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ठीक है। थ्रू आउट ऑर्गेनिजम्स बॉडी, थ्रू आउट ऑर्गेनिजम्स बॉडी क्या प्रोसेस हो रही है, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और फॉर्मेशन ऑफ या फिर जनरेशन ऑफ एनर्जी हो रही है। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू जनरेट एनर्जी इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। एंड दी जो भी इसका जो बाय प्रोडक्ट जनरेट होता है CO2, वो इसमें बाहर भी निकलता है, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि हमको कैसे पता चलेगा कि इस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन में CO2 जनरेट हो रही है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट है वो करते हैं। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में समझो कि यहाँ पे ये लाइम वाटर है, देखो इसमें भी ये लाइम वाटर है और इसमें भी ये लाइम वाटर है। दोनों टेस्ट ट्यूब्स में क्या है, लाइम वाटर, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में भी आप एयर को ब्लो कर रहे हो और इसमें भी आप एयर को ब्लो कर रहे हो, बट डिफरेंस किस चीज़ का है कि इसमें आप एक पिचकारी से एयर को ब्लो कर रहे हो और इसमें फूंक मार के कर रहे हो। समझ में आ रहा है अभी? जब आपने पिचकारी से हवा भरी होगी ना, ठीक है, तो उसमें कौन सी एयर आई होगी, जो कि एटमॉस्फेयर में है। सो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एयर, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस है ना, ठीक है। तो इसमें वो कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है। अच्छा, यहाँ से जो आप एयर ब्लो कर रहे हो इसके अंदर, वो कौन सी एयर है, जो कि आपने रेस्पिरेशन आपकी बॉडी के अंदर हुआ और वहाँ से जो गैस जनरेट हुई वही जनरेट आपके लंग्स में होगी, जिसको आप बाहर निकालोगे। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। तो ये अल्टीमेटली बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑक्सीडेशन है। जो भी प्रोसेस ऑक्सीडेशन की हमारी प्रोसेस जो थ्रू आउट द बॉडी हुई है फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट जनरेट हुआ है वही आप एक्सेल करोगे, ठीक है ना। तो इस वाले केस में ये जो लाइम वाटर है ये मिल्किश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये मिल्की हो जाएगा, ठीक है। और ये मिल्की कब होता है? जब लाइम वाटर मतलब CaOH का होल ट्वाइस, जब इसमें आप CO2 को ऐड करोगे तब आपकी फॉर्मेशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा। तो उसी की वजह से ये जो वाटर है ये मिल्किश हो जाएगा, बट ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये मिल्किश हो रहा है, और मिल्किश हो सकता है ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसकी प्रेजेंस की वजह से। और ये कब फॉर्म होगा? जब लाइम वाटर किसके साथ रिएक्ट करेगा? CO2 के साथ। इसका मतलब कि इस पूरी रेस्पिरेशन में जो बाय प्रोडक्ट, जो गैस फॉर्म हो रही है, जो जनरेट हो रही है, जो एक्सेल कर रहे हैं हम लोग, वो गैस कौन सी है? तो वो गैस है CO2। यहाँ तक समझ में आया अभी तक?
तो CO2 जो होगा ये एक्सेल करेंगे, हम लोग बाहर निकालेंगे। समझ में आ गया? सो जो बाय प्रोडक्ट जो गैस जनरेट हो रही है रेस्पिरेशन में, वो गैस कौन सी है? CO2 है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं ज़रा क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड हुआ है बॉडी के अंदर, जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अल्टीमेटली ब्रेकडाउन ऑफ फूड का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपने फूड को इनटेक किया, उसका पूरा ब्रेकडाउन हुआ स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में हुआ, फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से वो विलीज के थ्रू आपके ब्लड में गया, ठीक है। जो भी जो न्यूट्रिएंट्स थे वो पूरी बॉडी में अलग अलग जगह जा करके फिक्स हो गए हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली वो जो है वो किसकी फॉर्म में है? वो ग्लूकोज की फॉर्म में है। तो हम लोग ये समझते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता कैसे है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। सो देखो क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12, C6H12O6। ये है आपके पास क्या? ग्लूकोज। इसमें कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन्स हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अभी तक हमको ये समझना है कि इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है। देखो दो अलग अलग मोड्स ऑफ ब्रेकडाउन हो सकते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के दो अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। एक हो सकता है क्या? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, अब अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है तो उसको बोलते हैं अनएरोबिक, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है? जो भी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होना है, आप एक काम करो, आप उधर से खड़े हो जाओ, आप इधर आ जाओ, जल्दी फटाफट करो, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ, डिस्टर्ब, बैठो बैठो बैठो, हैं तो इसके पीछे वाले में बैठ जाओ। हाँ, बाकी सब लोग इधर ध्यान दो, अभी बातें नहीं करनी, अब इशारे ही नहीं करने अब। हाँ, देखो क्या है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा तो वो दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा हो, इसको भी हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, लेकिन अभी के लिए समझो कि एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और एक होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के दो मोड्स हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ ये भी है कि जैसे ये ग्लूकोज का जो फॉर्म है C6H12O6, जिसमें कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन्स हैं। तो जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो जो फर्स्ट स्टेज होगी वो है पायरुवेट, पायरुवेट। और ये जो पायरुवेट होता है ये है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब आप मुझे बताओ ग्लूकोज को कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। सो पहले ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल होगा। समझ में आ रहा है? अभी ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ना, उसके बाद इसका कन्वर्जन होगा इनटू एनर्जी, या फिर जो भी CO2 या फिर लैक्टिक एसिड, जो भी चीज़ें बन रही हैं H2O, ठीक है। तो वो किसका? पायरुवेट का कन्वर्जन होगा उन सब में। समझ में आ गया? ग्लूकोज पहले किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में। पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। समझ में आ गया? नाउ अब जरा हम लोग एक समझते हैं एक चीज़ को। सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। इसको जरा हम लोग अभी समझेंगे। पहले अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। हाँ, देखो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है ईस्ट, ठीक है। और ये फर्मेंटेशन ऑफ शुगर करता है। क्या कर रहा है? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर कर रहा है। जब फर्मेंटेशन ऑफ शुगर होगा तो उसमें फॉर्मेशन होगी किसकी? अल्कोहल की, अल्कोहल प्लस CO2। समझ में आ रहा है अभी?
और ये जो प्रोसेस है, जो ईस्ट जो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर कर रहा है, ये करता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। किसमें? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। और ये जो आप अल्कोहल देख रहे हो ना, ये वही अल्कोहल है जिसको लोग ड्रिंक्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। समझ में आ रहा है अभी? तो ईस्ट क्या कर रहा है? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर कर रहा है। अच्छा, ये शुगर कहाँ प्रेजेंट है? तो ये अलग अलग, जैसे मान लो, मतलब कोई भी अलग अलग फ्रूट हो गए, बनाना हो गया या फिर एप्पल हो गया या फिर ग्रेप्स हो गया, ठीक है। तो अलग अलग फ्रूट्स में क्या होता है? शुगर होगा, शुगर का फर्मेंटेशन कराया जाएगा। अच्छा, फर्मेंटेशन का मतलब क्या हुआ? सड़ाना। और कोई फर्मेंटेशन का मतलब? ठीक है, जो आपने बोला सड़ाना सही है वो, बट सड़ाने में और फर्मेंटेशन में डिफरेंस इतना है कि ये जो फर्मेंटेशन है ना, ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है। आप इस चीज़ को कंट्रोल करते हो कि वहाँ पे ऑक्सीजन ना जाए, आप इस चीज़ को कंट्रोल करते हो कि वहाँ पे सिर्फ ईस्ट ही हो, माइक्रोब्स में जो हो वो ईस्ट हो। कोई चीज़ अगर सड़ रही है, जैसे मान लो कोई फूड है आपने बाहर छोड़ दिया और वो सड़ रहा है, तो आप उसको ये कंट्रोल नहीं कर रहे हो कि उसमें ऑक्सीजन ना जाए। जाएगा ऑक्सीजन, उसमें स्मेल और तेज आएगी, ठीक है। आप ये कंट्रोल नहीं कर रहे हो कि उसमें कौन सा माइक्रोब आकर के एक्शन करे, ठीक है, तो इसका मतलब वो भी अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन में क्या है? फर्मेंटेशन में ये चीज़ कंट्रोल्ड है कि जो सड़ाया जाएगा वो किसके थ्रू सड़ाया जाएगा? ईस्ट के थ्रू, ठीक है ना। और लिमिट क्या रखनी है कि वहाँ पे ऑक्सीजन ना जाए, तब जा कर के फॉर्मेशन होती है तुम्हारी अल्कोहल की। और ये अल्कोहल वही है जो इंडस्ट्रीज़ में या फिर जो अलग अलग जगहों पे यूज़ हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ में इसका प्रोडक्शन हो रहा है और फिर बाकी और जगहों पे इसका सेलिंग हो रही है, ठीक है। वही जिसको लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इतना समझ में आ गया अभी आप लोगों को कि भाई अनएरोबिक। अच्छा, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब कौन सा है? ये अनएरोबिक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ये एक मैंने एग्जांपल दे दिया कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसमें कोई चीज़? अच्छा हाँ, ये भी है फिर कि ये जो हुआ, ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में जो कन्वर्ट हुआ है, ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होती है? ये होती है साइटोप्लाज्म में। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जितना भी लिक्विड है वो पूरा क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो ये जो कन्वर्जन है ना ग्लूकोज का पायरुवेट में, ये कहाँ पे होता है? ये होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म में। समझ में आ रहा है अभी? ये साइटोप्लाज्म में हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जब हम लोग समझेंगे कि जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है उसको जरा, चलो उसके लिए पहले मैं डायग्राम लेकर के आता हूँ। ये है, हाँ, अब जरा इसको समझो। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये बुक का डायग्राम है और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। रेस्पिरेशन में जो अभी तक पढ़ा या जितना भी आगे भी आप लोग समझने वाले हो ना, उसका पूरा निचोड़ इस छोटे से डायग्राम में है, इसलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो रहा है? ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया? कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल और पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है ये कन्वर्जन? सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आता कभी? अब ये जो पायरुवेट है ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट के थ्रू। बात समझ में आ गई अभी? जो मैंने ईस्ट वाली प्रोसेस बताई अभी। अच्छा, तो ये जो है ये कैसा, किसका एग्जांपल है? ये है अनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल। समझ में आ रहा है अभी? इसमें कोई डाउट तो नहीं है अभी? ठीक है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन है जो कि ईस्ट के थ्रू हो रही है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी, ठीक है। और किस चीज़ की फॉर्मेशन? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। अच्छा, लैक ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो अंडर अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये ध्यान रखना। अनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा? ये वाला भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन है और ये वाला भी।
दोनों इसी के अंदर कैटेगरीज, सेम ही कैटेगरीज के हैं। लेकिन ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है ना, ये हमारी मसल्स में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है ये? हमारी मसल्स में हो रहा है। ये एग्जैक्टली कब हो रहा है? जैसे मान लो कि आप लोग नॉर्मली आप लोग बहुत आराम से चिल होकर के रहते हो, कोई दौड़ना भागना लाइफ में चल नहीं रहा है, ठीक है, और अपना आराम से उठे, धीरे धीरे चल करके गए, धीरे धीरे चल करके वापस आ गए। एक्सीडेंटली कभी ऐसा हो जाए कि आप लेट हो और आपको आधा किलोमीटर भाग करके जाना पड़े, ठीक है, तो आपकी बॉडी की हैबिट नहीं है उस रेट से एनर्जी को जनरेट करने की, ठीक है। अब आपने दौड़ना शुरू किया, जो आपकी मसल्स हैं, जैसे पैर की मसल्स हो जाएंगी, हाथ की ये वाली मसल्स हो जाएंगी जो बार बार मूव कर रही हैं दौड़ते हुए, ठीक है ना, पैर की मसल्स मूव कर रही हैं, सिन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि यही मसल्स हैं जो कि आपको मूव करा रही हैं। तो जब बहुत तेज़ दौड़ करके आपने जाना शुरू किया, तो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी मसल्स के अंदर, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तब आप लोग क्या करोगे? जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करोगे। इसलिए क्या होता है, जब कोई दौड़ रहा होता है ना, जब उसको रोकोगे तो उसकी सांस तेज़ चल रही होती है। रीज़न समझ में आ गया अभी कि जब वो दौड़ रहा है या फिर कोई काम बहुत जल्दी जल्दी करना है उसको, या बहुत फटाफट कोई काम कर रहा है, तो उसकी जो ब्रीदिंग रेट्स होंगी वो थोड़ी तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन से एनर्जी जल्दी जल्दी जनरेट होगा, सो दैट कि वो फटाफट काम कर सके। समझ में आ रहा है अभी? बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाग रहे हो तो हो सकता है कि जिस रेट से ऑक्सीजन की डिमांड थी आपके बॉडी के अंदर, उस रेट से आप सांस नहीं ले रहे थे। तब क्या होगा? तब ये कंडीशन बन जाएगी लैक ऑफ ऑक्सीजन की। समझ में आ रहा है अभी? अब ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो यहाँ पे जो पायरुवेट का जो कन्वर्जन होगा वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन होगा और एनर्जी में कन्वर्जन होगा। ये एनर्जी तो आपने यूज़ कर लिया, फटाफट आपने काम कर दिया, ठीक है, बट ये जो लैक्टिक एसिड है ये उन मसल्स में डिपॉजिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है अभी? और ये है कैसा? एसिड है ना, तो ये कैसा? जलन, मतलब इन्फ्लेमेशन करेगा, ठीक है, और क्या होगा? आपको जो पेन क्रिएट होता है ना, फिर लगभग 2-3 दिन तक फिर एक लंबा पेन रहता है ना उन पर्टिकुलर मसल्स के अंदर, तो वो इसके डिपोजिशन की वजह से रहता है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि जब आप लोग बहुत, मान लो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, ठीक है, और किसी एक दिन एकाएक आपने सोचा कि नहीं आज मैं 400 सिटअप्स लगा ही दूंगा पूरे, तो अगले 2 दिन तक जो आप उठ नहीं पा रहे हो, उसका रीज़न क्या है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन इन देयर मसल्स। इतना समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। और मान लो अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं दौड़ भाग करना है भाई, उसको है कि चलो ठीक है लेट हो जाऊंगा, चलेगा, आराम आराम से जाऊंगा मैं, ब्रीदिंग रेट अपनी सही होनी चाहिए, जा करके अभी मैं थोड़ा सा डांट खा लूँगा या पिटाई हो जाएगी, ठीक है, उससे भी दर्द होगा, अगर मैं भाग करके जाऊँगा तो उससे 3 दिन का दर्द होगा, तो ज़्यादा फ़ायदा तो इसमें लग रहा है, ठीक है। तो मान लो अगर आप बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हो, कोई जल्दीबाजी नहीं है लाइफ में, ठीक है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, तब आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होगा, और किस किस में कन्वर्ट होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ठीक है। ये कंप्लीट कन्वर्जन है और ये सबसे बेस्ट कन्वर्जन भी है, ठीक है। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी को ये हैबिट बन जाती है और उनकी बॉडी फिर उसी फॉर्म में ही, मतलब उतना ही ऑक्सीजन इनटेक कर रही है और फटाफट उसका कन्वर्जन भी कर रही है, तो फिर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोगों के बॉडी में नहीं होती है। जो लोग एक्सीडेंटली करते हैं, जिनकी बॉडी को वो हैबिट नहीं है, ठीक है, तब इसकी फॉर्मेशन हो जाती है और तब फिर वो पेन भी रहता है। अभी समझ में आ गया अभी? जब ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये पर्टिकुलर केस है किसका? एरोबिक रेस्पिरेशन का। किसका? एरोबिक रेस्पिरेशन का। अभी समझ में आ गया आपको कि जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कंप्लीट ऑक्सीजन मिल रहा है आपकी बॉडी को, तब आपकी बॉडी में सबसे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर क्या चीज़ हो रही है? साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, और पायरुवेट से जो ये कंप्लीट आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, ये होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर आपने सेल चैप्टर जो पढ़ा था क्लास 9th में, तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब समझ में आ रहा है पावर हाउस क्यों था वो? क्योंकि वहीं पे ये इसका कन्वर्जन हो रहा है और ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है ना, ये इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है अभी, ठीक है। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस की तरह काम करता है।
अब बात ये आती है कि ये जो एनर्जी जनरेट हुई है, ये भी ध्यान रखना कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी जनरेट होती है वो कहीं ज़्यादा एनर्जी है जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जनरेट हो रही है उससे। समझ में आ रहा है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है ये एनर्जी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी जनरेट हुई है। समझ में आ रहा है इतना अभी? नाउ अब जरा नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभी तक हमने ये देख लिया कि भाई ये एनर्जी जनरेट हो गई है। अब ये एनर्जी जो जनरेट हो रही है ये ऐसा नहीं कि आपने फटाफट यूज़ कर लिया, मतलब ऐसा नहीं कि जब तक आप खाना खा रहे हो और सांस ले रहे हो तभी तक जिंदा हो। अगर आपने 2 मिनट मतलब 1 मिनट के लिए भी अगर सांस रोकी तो मर जाओगे, ऐसा नहीं है। कोशिश करो लंबे टाइम तक अगर आप ट्राई करोगे तो हो सकता है कि ज़िंदा रहोगे। मतलब 1 मिनट में ऐसा नहीं होता कि एनर्जी जनरेट होना ही बंद हो गई और इंसान निपट गया, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी जनरेट हुई है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि सोचो आपने खाना अभी मान लो दिन में खाया, अब हो सकता है कि रात को खाओ, कुछ लोग हो सकता है कि रात को भी स्किप कर दें और फिर वो अगले दिन का वेट करें। तो इस पूरे टाइम तक वो जो फूड से जो एनर्जी जनरेट हुई थी वही है ना आपकी बॉडी के अंदर, उसी से आप लोग काम कर रहे हो ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनर्जी जो जनरेट हो रही है ना ये तुरंत यूज़ नहीं होती है, कुछ तो यूज़ हो जाएगी और कुछ सेफ रह जाएगी, ठीक है ना। और अल्टीमेटली ये आपकी बॉडी के अंदर एटीपी की फॉर्म में सेव रहती है। किसकी? एटीपी। इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। होता ये है कि पहले ये एडीपी रहता है। क्या रहता है पहले? ये एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और फिर इसमें प्लस होता है तुम्हारा फॉस्फेट का एक और मॉलिक्यूल प्लस हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। जब भी ये एनर्जी फॉर्म हुई तो इस एनर्जी को ले करके एक फॉस्फेट इसमें ऐड होगा और एटीपी की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब एटीपी क्या है? तो एटीपी जो है ये एनर्जी करेंसी बोलते हैं इसको। हमारी बॉडी के अंदर इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। इसका मतलब ये है आपकी बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए वो फटाफट इसको तोड़ेगा, ठीक है, एडीपी में कन्वर्ट करेगा। जब एटीपी से एडीपी में कन्वर्जन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी और वही एनर्जी है जो कि आपकी सेलुलर नीड्स के लिए फुलफिलमेंट करेगी। समझ में आ रहा है अभी? तो एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं ये समझ में आ गया। ग्लूकोज का जब कन्वर्जन हुआ रेस्पिरेशन की प्रोसेस में तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही है। इन तीनों प्रोसेस में देखो लास्ट में क्या है? एनर्जी है, ये भी एनर्जी है और यहाँ पे भी एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी जो फॉर्म हो रही है ना वो आपकी किसकी फॉर्म में है? एटीपी की फॉर्म में वो स्टोर हो जाएंगी। अब एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कैसे बना ये? ये बना एडीपी से। एडीपी में एक फॉस्फेट ऐड होगा और इसको ऐड करने में कौन हेल्प करेगा? वो जो एनर्जी जनरेट हो रही है, जो फूड मतलब जो भी रेस्पिरेशन से जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो इसको कंबाइन होने में हेल्प करेगा और ये कंबाइन होकर के एटीपी बन जाएगा। इतना समझ में आ गया अभी? और एटीपी वही है जो कि आपकी बॉडी में एनर्जी करेंसी का काम कर रही है। जब भी आपको बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ये एटीपी का कन्वर्जन होगा। एटीपी जो है जब वो एडीपी में कन्वर्ट होगा तो साथ साथ वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब ये एनर्जी आपके किसी भी सेलुलर नीड्स के लिए यूज़ हो जाएगी। अभी समझ में आ गया इतना? क्या हुआ? एटीपी कोई डाउट है? अरे एडीपी से जब इसमें एक पी ऐड होगा ना तो वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा। ये कैसी रेस्पिरेशन हो गई? मतलब ये कैसी रिएक्शन हो गई? एंडोथर्मिक हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ से ये एटीपी बन गया। अब एटीपी से ये एडीपी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और जब ये एडीपी में कन्वर्ट होगा तो किसकी एनर्जी रिलीज होगी? यही वो एनर्जी है जिसका यूज़ करके आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है। समझ में आ रहा है अभी? कोई डाउट तो नहीं है इसमें अभी? बताओ आपको क्या पूछना है, बताओ है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, अभी आगे बढ़े फिर, ठीक है। हाँ, इसके बाद अब अभी तक हमको ये समझ में आ गया है
कि भाई रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गेनिजम्स को इनटेक ऑफ ऑक्सीजन के लिए प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक जितना हमने समझा है उसमें हमको ये समझ में आया कि ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर respiration in aerobic mode, ठीक है। तो ये जो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है ये प्लांट्स में कौन फैसिलिटेट कर रहा है इस चीज़ को? इन प्लांट्स किसकी हेल्प से हो रहा है? स्टोमेटा की हेल्प से हो रहा है। किसकी हेल्प से हो रहा है? स्टोमेटा की हेल्प से, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्टोमेटा क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और फिर हमको ये भी पता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो स्टोमेटा से हो रहा है वो बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न होता है। किसकी हेल्प से होता है वो? डिफ्यूज़न। और ये डिफ्यूज़न को समझना बहुत ज़रूरी है भाई साहब, क्योंकि लीफ है, लीफ में ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। समझ में आ रहा है अभी? और उस स्टोमेटा, जब स्टोमेटा मान लो जब ओपन होगा तो उसके पास ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है। बाहर के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है। अगर मान लो बाहर के इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन की अमाउंट है और स्टोमेटा के अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है उसमें डिफरेंस कुछ इस तरीके से कि स्टोमेटा के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या करेगा? ऑक्सीजन को बाहर रिलीज़ कर देगा। डिफ्यूज़न में यही होता है कि द सब्सटेंस इज फ्लोज फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर उस प्लांट के अंदर उस लीफ में ऑक्सीजन ज़्यादा है और बाहर में ऑक्सीजन कंपैरेटिवली कम है तो ऑक्सीजन अंदर से बाहर की तरफ को आएगा। समझ में आ रहा है अभी? अच्छा, अगर CO2 अंदर ज़्यादा है बाहर कम है तो CO2 बाहर आएगा। समझ में आ रहा है अभी? अब ज़रा इसको इस तरीके से समझो। अभी हम लोग सिर्फ प्लांट की बात कर रहे हैं। प्लांट जो है ये डे टाइम में क्या करता है? ये डे टाइम में सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस, ठीक है। डे टाइम में क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस करता है। अब मुझे बताओ फोटोसिंथेसिस में किन चीज़ों की ज़रूरत है? सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? इसका मतलब डे टाइम में रेस्पिरेशन से जो CO2 जनरेट हो रहा है, डे टाइम में रेस्पिरेशन से प्लांट के अंदर जो CO2 जनरेट हो रहा है वो किस में यूज़ हो जा रहा है? फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है अभी? सो फोटोसिंथेसिस में CO2 जो है वो यूज़ हो जा रहा है और ये डे टाइम की बात चल रही है। तो क्या डे टाइम में कोई प्लांट CO2 को बाहर रिमूव करेगा? नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? और फोटोसिंथेसिस में कन्वर्जन ऑफ वाटर जब हुआ था H2 और O में तो O2 वहाँ फॉर्म हो रहा था। तो इसका मतलब उसके अंदर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है। किसी प्लांट के अंदर जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो एक्सेस ऑफ क्या है? ऑक्सीजन है। इस वजह से डे टाइम में रिमूवल ऑफ CO2 नहीं होता है। समझ में आ रहा है अभी? किस चीज़ का रिमूवल हो रहा होता है? ऑक्सीजन का रिमूवल ऑफ O2 हो रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर O2 ज़्यादा है, बाहर के एनवायरनमेंट में कम है। वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। बाहर हवा में फोटोसिंथेसिस अपने आप से तो होगा नहीं। अभी समझ में आ रहा है? तो डे टाइम में क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्लांट है ये नाइट टाइम में क्या कर रहा है भाई साहब? तो नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही है। फोटोसिंथेसिस नाइट टाइम में तो नहीं हो रही है ना। तो इसका मतलब बट रेस्पिरेशन तो हो रहा है। रेस्पिरेशन तो भाई पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। और रेस्पिरेशन का जो बाय प्रोडक्ट है वो है CO2।
और दिन के टाइम पे ये CO2 तुम्हारा फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो गया, बट रात के टाइम पे ये CO2 कहीं पे यूज़ नहीं हुआ, तो इसका मतलब नाइट टाइम में रिमूवल ऑफ CO2 होता है। अभी समझ में आ रहा है कि प्लांट्स में डे टाइम में CO2 बाहर नहीं निकलेगा। उसका रीज़न है क्योंकि CO2 जो जनरेट हो रहा है रेस्पिरेशन से वो यूज़ हो जा रहा है फोटोसिंथेसिस में। समझ में आ रहा है अभी? और नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही है, तो जो रेस्पिरेशन से CO2 जनरेट हुआ वो, क्योंकि लीव्स में फिर एक्सेस हो जाएगा वो, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आ जाएगा। अब आप ये सोचो कि गांव में ना एक कहानियाँ चलती हैं कि वो पीपल के या फिर बरगद के जो ऐसे पेड़ होते हैं जो बहुत घने पेड़ होते हैं, कि रात के टाइम पे उधर भूत रहते हैं, ऐसा कुछ कहानियाँ चलती हैं। अब उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न ये होता है कि मान लो कोई बहुत ही घना पेड़ है जिसकी कैनोपी पूरी डेंसली उसको कवर कर रही है, उसके बॉटम पे एरिया को पूरा कवर कर रही है, ठीक है। वहाँ पे कोई अपना बेड वेड लेकर गया, खटिया बोलते हैं गाँव में, उसने वहाँ पे खटिया लगाई, सो गया। शाम के टाइम पे थोड़ी हवा ठीक ठाक चल रही होती है, रात के टाइम पे मान लो अगर हवा नहीं चल रही है, ठीक है, तो वो जो पीपल का पेड़ है जिसने पूरा उसको कवर करके, घना पेड़ है उसने कवर करके रखा हुआ है, और रात के टाइम पे वो क्या छोड़ रहा है? CO2 छोड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उस इंसान की अगर नींद खुल गई तो उसको लगेगा कि उसका दम घुट रहा है, कोई उसका गला घोट रहा है, ठीक है, और अंधेरे में कोई दिख रहा नहीं है, तो इसका मतलब वो भूत ही होगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कहानियाँ चलती है ना गाँव में कि उस पेड़ के नीचे भूत रहता है, एग्जैक्टली रीजंस यही होता है। और कुछ लोग तो बाई चांस अगर नहीं उठे तो ऐसा भी हो सकता है नहीं पड़ जाए, हाँ, फिर तो वो सच में भूत बन गए फिर वहाँ पे, ठीक है। लेकिन रीज़न आपको समझ में आ रहा है कि इसका रीज़न क्या था? मेनली रीज़न ये था। अच्छा, अभी इससे CO2 से याद आया कि सर्दियों के टाइम पे कुछ लोग ना वो हाथ जलाने के लिए वो लेकर आते हैं, कोयला लेकर के आते हैं, ठीक है, हाथ से सेको करें, ठंड लग रही है तो कोयला जला रखा है रूम में, और रूम को कर दिया बंद, क्योंकि अगर खोलेंगे तो बाहर से ठंडी हवा आएगी, तो रूम को उन्होंने बंद कर दिया। अभी वो कोयला से हाथों सेक रहे हैं, और हाथों सेकते सेकते उनको नींद आ गई। अब ये सो गए लेकिन कोयला जगा हुआ है और वो अपना काम कर रहा है। अच्छा, कोयला अगर जल रहा है तो किसकी हेल्प से जल रहा है? ऑक्सीजन की हेल्प से। तो मतलब उस रूम के अंदर 2 लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं अभी, एक ये जो कि सो गए हैं और एक वो कोयला, ठीक है। अगर उसका अमाउंट ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो वो उस छोटे से रूम की सारी ऑक्सीजन खा जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसा हो सकता है कि ये भाई साहब रात को निपट जाए। और ऐसा हुआ भी है, मतलब कई बार ऐसा हुआ भी है कि लोगों ने कोयला वोला जलाया, रूम पूरा बंद किया, और फिर किसी और ने गेट खोला है। हाँ, और 2-3 चीज़ें तो ऐसी ऐसी होती हैं ना, मतलब क्योंकि अपने रायपुर में एक बार इंसिडेंट हुआ था, बहुत ही डेंजरस इंसिडेंट हुआ था। उसमें ये जो अल्कोहल, अभी खैर आगे चैप्टर में भी आएगा, कार्बेंस कंपाउंड में भी आएगा, अल्कोहल बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, ठीक है। और जो बड़ी एज के जो लोग हैं ना, वो लोग ये इसका जो इनटेक कर रहे होते हैं जो लोग, ठीक है। तो एक बार गाड़ी में अल्कोहल गिरा, किसी ने लाइटर जलाया होगा और वो उस पर लग गया, और वो गाड़ी के अंदर गिरा हुआ था, तो पूरा का पूरा जलना स्टार्ट हो गया। और वो क्योंकि होश में ढंग से नहीं रहे होंगे तो पूरी गाड़ी जल गई है। अभी पिछले 1-2 साल पहले तक ना वो जली हुई गाड़ी वहाँ पे एज अ शो पीस रखी हुई थी, ठीक है। उसके बाद तो वो चारों लोग सबके सब डेड हो गए थे उसके अंदर ना, निकल भी नहीं पाए थे। पता नहीं उनको कोई गाड़ी लॉक हो गया होगा उनसे, जो भी हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद वो निकल भी नहीं पाए थे। तो मतलब ये ऐसी जो कैजुअलिटीज़ हैं वो हो जाती हैं अगर साइंस की नॉलेज ठीक ठाक ना हो तो, ठीक है। अगर ठीक ठाक होती तो मेरे ख्याल से कोई भी उसको मना करता है कि भाई लाइटर में जलाओ क्योंकि अल्कोहल गिरा हुआ है, ठीक है ना। उन्हीं से तो गिरा होगा, कोई ना गिरा के गया होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। चलो ठीक है फिर। तो अभी ये चीज़ समझ में आ गई ना अभी, ठीक है, कि भाई किसी प्लांट के अंदर मतलब जो भी ये चीज़ें हो रही हैं कि CO2 कब एक्सेल कर रहा है, कब नहीं कर रहा है, कब वो ऑक्सीजन एक्सेल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना देखो क्या है, प्लांट का तो अभी तक पूरा समझ में आ गया है ना। अब इसके बाद जो एनिमल्स हैं उसको ज़रा समझना शुरू करते हैं। जैसे एनिमल्स में मोस्टली हम लोग 2 तरीके से एनिमल्स को समझ सकते हैं। एक है जो कि एक्वेटिक है, मतलब
एक्वेटिक एनिमल्स, और एक हैं जो कि लैंड एरियाज में रहते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग ह्यूमंस भी आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एक्वेटिक एनिमल है इसको भी ऑक्सीजन चाहिए? नहीं, उनको आगे नहीं बुलाना है, वहीं पे ठीक ठाक बैठे हुए, नहीं बैठे रहो अभी। अच्छा है कि कम से कम कुछ सुन तो रहे हो आप अभी। हाँ, वहाँ पे नहीं आ रही, वो तो मैं देख रहा हूँ। आपको नहीं, स्वरित को आ रही थी अभी तक ना, अब तो खैर ठीक हो गया वो। अभी इधर ध्यान दो, एक्वेटिक एनिमल्स को जो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो वो पानी के ऊपर आकर के सांस तो नहीं ले सकते ना, पानी के अंदर ही रहना है। तो अल्टीमेटली एक्वेटिक एनिमल्स को जो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करना है वो है डिजॉल्व ऑक्सीजन। कैसा है वो? डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये समझ में आ रहा है अभी? भाई एक्वेटिक एनिमल्स जो होंगे वो जो ऑक्सीजन इनटेक करेंगे वो कौन सा ऑक्सीजन है? डिजॉल्व ऑक्सीजन है। और डिजॉल्व किस में है? ये पानी में डिजॉल्व है, ठीक है। तो इसी वजह से जो उनकी ब्रीदिंग रेट होगी, ब्रीदिंग रेट, ये क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी। अच्छा, फास्ट होने का क्या रीज़न हो सकता है भाई? क्योंकि आप देखो, आप लोग एयर में सांस ले रहे हो, ठीक है, तो एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो आप आराम से सांस लोगे, काफ़ी सारी ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी, फिर वो आपकी बॉडी में जाएगी, अलग अलग जगह पे रेस्पिरेशन बढ़िया तरीके से हो रहा है। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल है ना, उसको ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है बट वाटर के अंदर ऑक्सीजन क्या है? कम है। अच्छा, ये वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है ये H2O वाला ऑक्सीजन नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये H2O के साथ जो ऑक्सीजन है ये उस ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है। वाटर के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में इंडिपेंडेंट फॉर्म में है, और जब वो मछलियाँ सांस लेती हैं तो बहुत सारा पानी लेती हैं, उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो उनकी गिल्स से चिपक जाता है, जिसको फिर वो लोग यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है अभी? तो क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ही कम है, डिजॉल्व ऑक्सीजन पहले से ही कम है, ठीक है, तो जब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है तो उनको अपनी ब्रीदिंग रेट क्या करनी पड़ेगी? फास्ट करनी पड़ेगी, सो दैट वो ज़्यादा पानी लें और ऑक्सीजन को वहाँ से निकालें। ये समझ में आ गया अभी तक? ठीक है, कि ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक एनिमल्स का फास्ट क्यों होता है, ये क्लियर है? ठीक है, क्योंकि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कंपैरेटिवली एयर के कंपैरिजन में लेस होती है, इस वजह से मछलियाँ जल्दी ही सांस लेती हैं। कभी अगर पकड़ के भी देखोगे ना, किसी मछली को पकड़ के देखना, उसकी सांस बहुत जल्दी चल रही होती है, ठीक है, वो पकड़ के ही पता चलेगा, ठीक है, तो ऐसा, और बल्कि उसकी गिल्स भी हिल रही होती है ना, तो उससे ही पता कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, तो एक्वेटिक एनिमल्स का समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन में क्या होता है। जो अपना जो ह्यूमन है, जो कि एनिमल में ही आते हैं, ठीक है, तो इनमें अलग से ऑर्गन्स बन गए हैं, ठीक है, मतलब जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में खैर अलग से अपने ऑर्गन्स हैं, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स में जैसे गिल्स होती हैं, मछलियों की गिल्स होती हैं, ऐसे ही ह्यूमन में नॉस्ट्रल्स होते हैं, नाक होती है ना, ठीक है। तो एनिमल्स में चाहे ह्यूमन हो, चाहे वो फिर डॉग्स हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे लायन हो, उनमें चाहे वो मंकी हो, सब में क्या है? नाक बनी हुई है, सो दैट कि वो सांस ले सकें, ऑक्सीजन को इनटेक कर सकें। बट यहाँ पे खतरा है। खतरा ये है कि भाई साहब पॉल्यूटेंट्स भी तो हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जब नॉस्ट्रल्स किस लिए हैं? ये इनटेक ऑफ ऑक्सीजन के लिए है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बट ये जो ऑक्सीजन आप इनटेक कर रहे हो ये इन्वायरमेंट से कर रहे हो, और इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स भी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्रेजेंट अलोंग विद पॉल्यूटेंट। ये समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन जो है वो पॉल्यूटेंट के साथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है? नॉस्ट्रल्स में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फाइन हेयर, फाइन हेयर, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है म्यूकस, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं। फाइन हेयर इज जस्ट लाइक, जैसे आप चाय छानने के लिए छन्नी यूज़ करते हो,
ठीक है। सेम वैसा ही काम फाइन एयर कर रहे हैं नाक के अंदर, ठीक है। और दूसरा म्यूकस, म्यूकस क्या कर रहा है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे ना उनको मतलब अपने साथ मिक्स कर लेगा ना। जैसे मतलब म्यूकस जो है एक तरीके से वो क्या करता है, वो एक तरीके से ऐसा लोशन है जो कि चिपक जाता है, ठीक है। तो जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको अपने साथ क्या करता है, मिक्स करता है, सो दैट कि क्लीन एयर अंदर जाए। अभी समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। तो नॉस्ट्रल्स में दो चीज़ें होंगी और दोनों के फंक्शंस मैंने बता दिए, ठीक है। इसके बाद ज़रा अब हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन में जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरीके से है। अच्छा, एक चीज़ और ये ध्यान रखना कि जैसे एक्वेटिक एनिमल्स में भी क्या होता है कि जो ऑक्सीजन उनकी पूरी बॉडी में जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो मोस्टली डिफ्यूज़न के थ्रू ही कर रहा होता है, ठीक है। जैसे प्लांट्स में भी किसके थ्रू कर रहा है, डिफ्यूज़न के थ्रू कर रहा है, ठीक है। कुछ एनिमल्स में भी हैं जिनमें डिफ्यूज़न के थ्रू करता है, लेकिन जिसमें आपको ब्लड दिख रहा है, जिन एनिमल्स में ब्लड हो गया, खासकर जिसमें हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है ना, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जो रेड पिगमेंट मतलब आरबीसीज के अंदर होता है, हमारी बॉडी में भी वही जो हीमोग्लोबिन है वही क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से पिक करता है। मतलब जहाँ पे भी ये कन्वर्जन ऑफ मतलब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस हो रहा है ना बॉडी में, एनिमल की बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में लंग्स में हो रहा है, तो जो हीमोग्लोबिन है वो लंग्स में आएगा, वहाँ से वो ऑक्सीजन को पकड़ेगा और पूरी बॉडी में लेकर के जाएगा। अगर सिर्फ डिफ्यूज़न से होना होता है ना कि हमने डिफ्यूज़न से सांस ली, ठीक है, और वो हमारी लंग्स में गया और फिर डिफ्यूज़न के थ्रू वो हमारे पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जा रहा है, तो हो सकता है कुछ मंथ या कुछ ईयर्स लग जाते ऑक्सीजन को हमारे टो से मतलब पूरा हेड तक ट्रांसफ़र होने तक में। समझ में आ रहा है अभी? तो वो जो हीमोग्लोबिन है ये फैसिलिटेट कर रहा है, किस चीज़ को फैसिलिटेट कर रहा है कि फटाफट ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाए। इसी वजह से हीमोग्लोबिन अगर किसी की बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया ना तो दम घुटना शुरू हो जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि हीमोग्लोबिन के कम होने की वजह से किसी की डेथ हो जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका जो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो उसकी बॉडी के लिए चाहिए था वो डिक्रीज़ कर जाएगा, और फिर उसकी बॉडी मतलब एक तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाएगी ना चीज़ों पे, और धीरे धीरे कर करके फिर वो डाउन हो जाएगी एकदम। समझ में आ रहा है अभी? तो खैर आप ये ध्यान रखो कि जिनमें भी ब्लड में जिसमें हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का काम है टू फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दी लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। नाउ जरा अब हम लोग फटाफट देखते हैं कि ये जो ह्यूमन में अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको ज़रा समझते हैं। हाँ, हाँ भाई, तो इसको ज़रा अच्छे से हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो कहाँ से, मतलब या फिर माउथ बोल दो या फिर जो नॉस्ट्रल्स हैं वहाँ, यूजुअली वैसे नॉस्ट्रल से सांस लेने के लिए जो बने हुए हैं वो नॉस्ट्रल्स हैं। तो ये नसल पैसेज है, मतलब जब आपने सांस ली उसके बाद का ये जो एरिया है ये नसल पैसेज है, जहाँ से वो एयर होते हुए आपके कहाँ पे, यहाँ पे आपका हो गया ट्रकिया, ठीक है, और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये जो पूरा पैसेज है इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। मतलब ये जो नसल पैसेज जिसके साथ कनेक्टेड है उसको विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। और फिर वो आगे फर्दर ट्रकिया और ये मतलब जो अपना विंड पाइप है उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगी हुई रहती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का रीज़न भी है, कुछ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मान लो जैसे ये कोई पाइप है ना, किसी पाइप को जो कि पाइप फ्लेक्सिबल पाइप हो, अगर आप उसमें बहुत तेज़ी से कोई चीज़ फ्लो करोगे ना, जैसे मान लो आप अगर पानी डाल रहे हो पौधों में और वो प्लास्टिक की पाइप होती है ना, और आपने पानी इसमें बहुत तेज़ फ्लो कर दिया है, तो उसका जो डाया है ना वो पतला और मोटा होना शुरू कर देता है। उसका रीज़न क्या है कि जब हाई वेलोसिटी फ्लो होता है, ठीक है, तो एक टर्बुलेंस टाइप का क्रिएट होता है। ऐसे ही आपकी जो ये विंड पाइप है ना ये भी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, फ्लेक्सिबल पाइप है। तो अगर आपने बहुत तेज़ सांस लिया, बहुत तेज़ सांस छोड़ी आपने, तो ऐसा ना हो कि वो जो पाइप है वो कोलैप्स कर जाए, ठीक है ना। तो उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए उस पाइप के अंदर ये डला होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है ना। तो कार्टिलेज की रिंग्स हैं ये, ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल होती हैं।
फ्लेक्सिबल है ये, ठीक है, बट ये कोलैप्स होने से बचाती है कि ये जो आपका विंड पाइप है ये कोलैप्स ना हो। समझ में आ रहा है अभी? तो अभी आपको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। ध्यान रखना, प्रिवेंट विंड पाइप, प्रिवेंट विंड पाइप टू कोलैप्स, ठीक है, कोलैप्स होने से बचाती है। कौन? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। समझ में आ गया अभी? अच्छा, तो ये जो आपकी जो विंड पाइप है ये आगे चल करके किसमें अलग अलग ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रही है। ये देखो, ये पूरा आपका मतलब विंड पाइप आई, दो मेन ब्रांचेस में कन्वर्ट हुई, इन दो मेन मतलब एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। ये जो दो मेन ब्रांचेस हैं इनको बोलते हैं ब्रांचीज। समझ में आ रहा है अभी? इधर वाले को भी और इधर वाले को भी, मतलब एक पाइपलाइन आई मेन और वो एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड में चली गई, लंग्स के दोनों पार्ट्स में, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। उसके बाद वो फर्दर, जैसे पेड़ की टहनियाँ होती है ना, पेड़ की टहनियाँ कैसे होती हैं, पहले एक टहनी निकलेगी, फिर उससे दो तीन टहनियाँ निकलेंगी, फिर उससे निकलेंगी, इसी तरीके से चलता है ना। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होगा कि एक विंड पाइप है, पहले वो दो में कन्वर्ट हुई, फिर फर्दर उनका अलग अलग विंड पाइप्स में कन्वर्जन हुआ, अलग अलग विंड पाइप्स में वो टूटना शुरू हुई, ठीक है ना। तो उनको जो ये छोटे छोटे अलग अलग जो वो हैं उनको बोलते हैं हम लोग ब्रॉन्चियोल्स। समझ में आ रहा है अभी? तो आपको ये समझ में आ गया कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या है, आपको ब्रॉन्चीज समझ में आ गया कि ब्रॉन्चीज क्या है, आपको ये समझ में आ गया कि ब्रॉन्चियोल्स क्या है, ठीक है। ब्रॉन्चीज दो, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, फर्दर वो छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होंगी तो उनको ब्रॉन्चियोल्स बोलेंगे, ठीक है। फिर उनके लास्ट में बिल्कुल एंड टर्मिनल्स में क्या प्रेजेंट होगा? अल्वलीज प्रेजेंट होंगी। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो अगर कोई, मान लो ये मैंने एक इसको पकड़ रहा हूँ किसी एक, ये मानो जैसे ये था विंड पाइप, ठीक है, और ये ब्रॉन्ची हो गई, ब्रॉन्ची से फिर ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये ब्रॉन्चियोल्स हो गया। अब ब्रॉन्चियोल्स में मैंने किसी एक को पकड़ा तो उसके बिल्कुल एंड में आकर के देखोगे तो यहाँ पे एक अलग है, फिर यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो ये छोटे छोटे हैं ना, ये क्या है? ये हैं एल्वलीज। अब ये जो एल्वलीज है ना, ये होते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, मतलब बलून लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं ये, ठीक है। बलून की स्पेलिंग क्या है? लाइक स्ट्रक्चर। बलून की स्पेलिंग सही है ये? बैलून, ठीक है। तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर क्यों है? जैसे मान लो अगर ये है पेन, ठीक है, और मुझे यहाँ से इसकी सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है, उसको अगर इंक्रीज़ करना है ना, तो मैं इसको बलून लाइक स्ट्रक्चर अगर बनाऊंगा तो यहाँ से तो छोटा रहेगा, बट यहाँ से ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, और मोटा होने की वजह से क्या होगा कि उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो गया टू एक्सचेंज दी गैसेस। अभी समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। तो एल्वेलीज का बलून लाइक स्ट्रक्चर है, किस चीज़ के लिए है? टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, समझ में आया अभी? ठीक है। तो मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर्टिकुलरली किस जगह पे हो रहा है, कौन सा पार्ट है हमारे लंग्स का जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है? तो वो है एल्वोलाई, ठीक है ना। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। और ये कुछ थाउजेंड या फिर मिलियंस में होती हैं हमारे लंग्स में, और ये बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। इनका फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। चीज़ें क्लियर हो रही हैं अभी? ठीक है। अच्छा, इन एल्वलीज के बाहर में ना इस तरीके से कुछ एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ये ऐसा कुछ होगा। तो ये जो गैप है ना, इसको बोलते हैं एल्वुलर सैक, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, और ये एक जो पार्ट है सबसे नीचे। अच्छा, दूसरी चीज़ कि भाई साहब ये जो पूरा लंग्स है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपनी बॉडी के लिए या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी के लिए। जो ये ऑर्गन है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है। एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है तो वहाँ पे बहुत डेलिकेट ऑर्गन होगा वो, ठीक है भाई, फ्लेक्सिबल होगा, वहाँ पे हड्डियाँ तो होंगी नहीं कि हड्डियों से
हवा निकल रही है और हवा उसी के थ्रू जा रही है, पाइप तो होगी नहीं लगी हुई, ठीक है। तो मसल्स हैं पूरी, बट वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं, और उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए उसके ऊपर ये क्या है, ये है रिब्स। तो रिब्स का पर्पस है उसको सेफगार्ड करके रखना। समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। तो और अच्छा, रिब्स का समझ में आ गया। उसके बाद है डायफ्रैग्म। डायफ्रैग्म जो है ये एक ऐसी बाउंड्री है जो लंग्स को सेपरेट करती है, कहाँ से, स्टमक एरिया से। बट इसका फंक्शन टू सेपरेट दोज डिफरेंट पोर्शंस, वो इसका फंक्शन नहीं है। इसका फंक्शन ये है कि लेट सपोज जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, तो होता क्या है कि वो थोड़ा सा ऊपर होकर के एक्सपैंड कर देगा, चेस्ट को एक्सपैंड करेगा, जिससे कि जो एरिया है फॉर गैसेस वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। तो ये जो डायफ्रैग्म है, ये मसल्स जो होती हैं ये एक्सपैंड करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। और दूसरा इनका एक पर्पज़ तो ये है ही कि भाई लंग्स एरिया को स्टमक एरिया से वो सेपरेट कर देती हैं। समझ में आ रहा है। तो डायफ्रैग्म भी मैंने आपको बता दिया, रिब्स भी मैंने आपको बता दिया, और लंग्स तो खैर ये पूरा पार्ट जो भी है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये किसका पार्ट है, ये लंग्स का पार्ट है, ये जो इसके अंदर है, ठीक है। जिसमें ब्रोंचियोल्स, अल्वेलीज, ये सब है, ये सब किसका, लंग्स का पार्ट है। इतना समझ में आ गया अभी तक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है अभी है। ये जो चीज़ें हैं ना माउथ कैविटी के नीचे, ये लाइनेक्स एंड फाइनेक्स, ये यूज़ होते हैं किसके लिए, मतलब वॉइस के लिए, ठीक है। और ये एक तरीके से ये ऐसी मसल्स हैं जो ये कंट्रोल करती है। जैसे लेट सपोज अगर आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आप खाना खा रहे हो और सांस भी ले रहे हो, ठीक है। जब आप कोई चीज़ एनगल्फ करते हो ना, उस समय के लिए आपकी जो विंड पाइप है वो ब्लॉक हो जाती है, और वो इंश्योर करते हैं ये मसल्स। अब ये कैसे, जैसे मान लो अगर मैं कोई चीज़, एक बार आप भी करके देख सकते हो कि आपने अगर कोई चीज़ एनगल्फ करोगे ना, तो उतने शॉर्ट पीरियड के लिए आपकी जो विंड पाइप होगी वो ब्लॉक रहेगी। समझ में आ रहा है। और इसीलिए बोलते हैं कि खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है, बात करने के लिए आपको एयर का फ्लो बनाना पड़ेगा। अगर एयर फ्लो नहीं करेगा तो आवाज़ भी नहीं आएगी, ठीक है। और खाना खाते हुए जिस समय खाने को आप एनगल्फ कर रहे होगे, उस समय विंड पाइप को क्लोज होना चाहिए। समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। तो अगर वो विंड पाइप अगर ओपन हो गई थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, और थोड़ा सा भी अगर फूड का पार्टिकल उसके अंदर गया, तो रिएक्शन क्या होता है, बॉडी का तुरंत रिएक्शन आता है। खांसना शुरू कर देते हो ना, बॉडी का रिएक्शन है वो कि वो जो विंड पाइप के अंदर जो फूड पार्टिकल गया है उसको बाहर निकालना है तुरंत। समझ में आ रहा है अभी। और जो कभी लोग पानी वानी पीने के लिए बोलते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि अगर उसका कुछ पोर्शन अगर विंड पाइप के बाहर है, तो पानी के फ्लो के साथ साथ वो भी फूड के पाइप में आ जाता है, ठीक है। तो फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं इंसान। तो अभी समझ में आ रहा है। तो इन सभी पार्ट्स में जो भी छोटे छोटे जो पार्ट्स दिख रहे हैं, इन सब की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सारे पार्ट्स को अभी हमने देख लिया। अब लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जब भी आप सांस ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो या फिर एक्सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में जैसे मान लो आपने इनटेक किया और एक्सेल किया, तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी चेस्ट कैविटी खाली हो गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ जो एयर है वो आपके चेस्ट में हमेशा रहती है, और उसका जो पर्पस है वो पर्पस किस चीज़ के लिए है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को फैसिलिटेट करने के लिए। समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। फिर उसके लिए भी कुछ बोलते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर टर्म है, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, ये ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि आपके लंग्स में हमेशा रहता है, ठीक है। और ये रहता है किस वजह से, ये रहता है आपका टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। कौन, जो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर आपकी, और वो हमेशा रहेगा, चाहे आप सांस
छोड़ दो चाहे आप लो, उस पूरे ड्यूरेशन में भी आपकी जो लंग्स में कुछ एयर हमेशा रहती है और वो फैसिलिटेट करती है किस चीज़ को, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को फैसिलिटेट। अच्छा कैसे हो सकता है, जैसे मान लो मैंने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, मैंने सांस ली और उसमें ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन आपके लंग्स में गया, तो ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल गया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का भी थोड़ा टाइम चाहिए ना उसके साथ कंबाइन होने के लिए, फटाफट तो होगा नहीं वो। तो जिस समय मैंने सांस ली, सांस छोड़ी, उस समय कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर है और उसके साथ वो जो हीमोग्लोबिन है वो रिएक्ट करके उसमें से ऑक्सीजन को पिक करके चला जाएगा। अच्छा, हम लोग ये बोलते हैं कि जब हम लोग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, जब हम लोग इनटेक कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, इनटेक ऑफ, हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन, बट क्या आपने इनटेक ऑफ ऑक्सीजन के लिए कोई छन्नी लगी हुई है क्या हमने नाक पे, कि वो सिर्फ बाकी और सारे ऑर्गन, CO2 और नाइट्रोजन और इन सबको सेपरेट कर देगी, सिर्फ ऑक्सीजन को इनटेक करेगी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। इसका मतलब जब आप इनटेक कर रहे हो तो वो ऑक्सीजन ना होकर के क्या है, एयर है। क्या है? एयर है। बट हम लोग ऑक्सीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोसेस कौन सी होनी है, ऑक्सीडेशन की होनी है। रेस्पिरेशन में प्रोसेस क्या होनी है, ऑक्सीडेशन की होनी है। तो इम्पॉर्टेंट इस एयर से इम्पॉर्टेंट क्या है जो हमको चाहिए, और वो है क्या, ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है। तो बात ये आती है कि भाई साहब इनटेक जो हमने किया वो तो हमने पूरा एयर किया, एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, CO2 सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो कौन इंश्योर करेगा कि सिर्फ ऑक्सीजन ही काम आए? तो वो कौन इंश्योर करता है, वो करता है कौन, उसका नाम मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, क्या एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन इज हाई। बात समझ में आ रही है अभी? मतलब ये हुआ, हाँ आज मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। अरे बायो के चैप्टर चलते भी ऐसे हैं भाई, वो बड़े बोरिंग चैप्टर होते हैं लेकिन करना है, ठीक है। इतने सारी टर्म्स हैं, मेरे को खुद टर्म्स एक दो टर्म्स बाद में याद आ रही हैं कि वो मैंने बताई नहीं है अभी, ठीक है। तो जो एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन है वो हाई होती है किसकी, हीमोग्लोबिन की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आप में से किसी एक के पेरेंट आ गए, मान लो एक बार के लिए अवनी आपके पेरेंट आएंगे, वो किसी एक बच्चे को लेकर के जाएंगे, किसको लेकर के जाएंगे, आप ही को लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलर करता है कौन, हीमोग्लोबिन। आप उसके सामने 10 गैसेस लेकर के आ जाओ, बट वो पिक किसको करेगा, ऑक्सीजन को पिक करेगा। तो इसका मतलब आउट ऑफ दिस होल एयर जो आपने इनटेक की, इसमें से हीमोग्लोबिन किसको पिक कर लेगा, ऑक्सीजन को पिक कर लेगा और अपने साथ बॉडी के अलग पार्ट्स में लेकर के चला जाएगा, क्योंकि उसकी एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो ये आरबीसी, ब्लड के आरबीसी में होता है। किस में होता है? रेड ब्लड, जो रेड ब्लड सेल्स होती है ना, जो रेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स होती हैं, उसमें प्रेजेंट होता है कौन, हीमोग्लोबिन। और सीबीएसई में अपने पास हीमोग्लोबिन का शेप एंड साइज़ वो है नहीं अपने पास, तो इसलिए हम लोग उसको डिटेल में जाएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इसका साइज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि उसका साइज़ ऐसा क्यों होता है, शेप ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आपके पास जितना है वो ये चीज़ समझने के लिए बहुत है कि हीमोग्लोबिन है जो कि ब्लड के अंदर रहता है, जिसकी एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन ज़्यादा है, और उसकी वजह से वो फटाफट ऑक्सीजन को लेगा और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में चला जाएगा और वहाँ पे फिर ऑक्सीजन को जाकर के छोड़ देगा, ठीक है। अच्छा, तो हीमोग्लोबिन तो उसके लिए हो गया, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। अच्छा, रेस्ट ऑफ द बॉडी से दूसरा चीज़ आना क्या है, CO2 आनी है, क्योंकि वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन होगा और जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो CO2 हो जाएगा। अब बात आती है कि यार CO2 का क्या होगा, ऑक्सीजन का समझ में आ गया, हीमोग्लोबिन लेके गया, CO2 का क्या होगा। तो CO2 जो है ना, ये वाटर सॉल्यूबल होता है। क्या होता है ये, वाटर सॉल्यूबल होता है। इस वजह से हमारे ब्लड में जो
वाटर मतलब जो लिक्विड वाला पार्ट है उसमें वो सेल्फ डिज़ोल्व होकर के आगे बढ़ जाता है और वो हमारे लंग्स तक आ जाता है। और लंग्स में क्या है कि जब वो लंग्स तक आएगा, लंग्स में वापस सेम चीज़ बनेगी क्या कि ब्लड में CO2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा है और जो एयर आई हुई है उसमें CO2 का कंसनट्रेशन कम है, तो वो CO2 को वहाँ पे रिलीज़ कर देगा और जो भी CO2 है वो बाहर निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है, ये समझ में आया कि ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में कैसे जा रहा है, वो समझ में आ गया। ठीक है, CO2 बॉडी से कैसे आ रहा है लंग्स तक, वो भी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे ह्यूमन में रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक दो चीज़ें मैं और देखता हूँ अगर कोई चीज़ रह गई है तो। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, डायफ्रैगम के बारे में बता दिया ना मैंने, एल्वेलीज के बारे में बता दिया है। अच्छा, ये जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, गिल्स होती हैं, ठीक है ना, लिख लेना उनको कहीं पे। ये जो एक्वाटिक एनिमल्स में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है, तो ये किसका यूज़ कर रहे हैं एक्वाटिक एनिमल्स, गिल्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा और कोई चीज़ इसमें बची हुई है क्या? ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें आपकी बुक में तो खैर नहीं दे रखा है, ठीक है, बट कहीं तो इस चीज़ को आप अगर सर्च वर्च करोगे तो मिल जाएगा कि ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी इसकी ज़्यादा है, बट ये हाईएस्ट नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि हीमोग्लोबिन जैसे ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जा रहा है और उसको ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेकर के जा रहा है, ऐसे ही हीमोग्लोबिन अट्रैक्ट हो जाता है किसके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ऐसे पिक करता है। मतलब अगर आप बहुत पॉल्यूशन वाले एरिया में जा रहे हो, बहुत पॉल्यूशन वाले एरिया में घूम रहे हो जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाएं, ठीक है, या फिर आपको वहाँ पे बहुत कमज़ोरी सी फील हो। ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनका रीज़न क्या है, उनका रीज़न ये है कि इन्वायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है। जब आप सांस ले रहे हो तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के आपकी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में जा रहे हैं और वहाँ पे जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू फॉर्म एनर्जी, वो नहीं हो पाएगी फिर, और उसकी वजह से क्या होगा, दम घुटना शुरू होगा, एनर्जी नहीं मिल रही है। ठीक है, और एनर्जी भी लेस फील होगी आपको लगेगा कि यार बहुत थकान हो रही है, कहीं बैठ जाता हूँ, सो जाता हूँ। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, और बस